हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, एटेरिया जो है द्वारा जो बुक लाया गया है एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12 और लॉट बुक, इसका जो है क्लास 6 का हिस्ट्री का जितने भी क्वेश्चन थे वो करवा दिया गया है। तो जो भी नहीं देखे हैं वीडियो डाला गया, आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम लोग जो है क्लास 7 जो है इसके सभी क्वेश्चन को देखेंगे। और इसी तरह जो है अभी एक्सरसाइज जो बिहार पुलिस का एग्जाम है इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम से पहले कोशिश किया जाएगा जो सभी विषय का करवा दिया जाए। तो लॉन्ग वीडियो के माध्यम से हम लोग उधर कर लेंगे। और आज हम लोग जो है क्लास 7 का जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास 7 इतिहास के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्लास 7 में जो है कुल 8 चैप्टर दिया गया है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है हम लोग करेंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा। तो 14वीं शताब्दी का जो इतिहास लिखा गया है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, अपना पहला वृत्तांत कब लिखा गया इनके द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा 1356 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। तो रहट का प्रयोग जो है मध्यकाल में ये सिंचाई के लिए किया जाता था। तो सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था। तो जातक कथा का जो संकलन है ये बौद्ध के जो है अनुयायी द्वारा किया गया था। तो जातक कथा का संकलन बौद्धों के अनुयायी द्वारा किया गया था। आगे, दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामी को क्या कहा जाता था। तो दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र में जो है बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था बेलल्ला। तो इसका आंसर बेलल्ला हो जाएगा। तो दक्षिण भारत में जो है बड़े भूस्वामी को बेलल्ला कहा जाता था। आगे चलिए है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष जो हो रहा था इसका हिस्सा कौन नहीं था। तो इसका देखिए, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल इसके हिस्सा थे। चोल जो है इनके हिस्सा नहीं थे। तो चोल जो है ये त्रिकोणात्मक संघर्ष के हिस्सा नहीं थे। दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे। दक्कन के जो राष्ट्रकूट है किसके सामंत थे, तो ये कर्नाट के चालुक्यों के जो है सामंत थे दक्कन के राजपूत। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, गंग गंगकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक द्वारा की गई थी। तो गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी राजेंद्र प्रथम के द्वारा। इसका आंसर राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। फिर चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। इसे पूछा गया कौन सा सत्य है। तो इसमें देखिए क्या है, चोल काल में किसान की बस्तियों को उड़ कहा जाता था। तो चोल काल में जो किसान की बस्ती को उड़ कहा जाता था, जो सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गए थे। गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। इसमें चोल काल में किसान की बस्ती को उड़ कहा जाता था और गांव के समूह को क्या, तो नाडी कहा जाता था। ग्राम परिषद तथा नाडू न्याय करने के और और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय काम करते थे। इसमें देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है। चोल काल में जो है किसान की बस्ती को उड़ कहा जाता था और गांव के समूह को जो है नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू जो है न्याय और कर वसूलने के लिए जो है प्रशासकीय कार्य करते थे। जिसमें दोनों 1 और 2 सही हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 9 नंबर, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था। तो पल्लव काल में जो है नगरम कहा जाता था व्यापारियों के संगठन को। तो व्यापारी के संगठन को जो पल्लव काल में नगरम कहा जाता था। पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती है। तो पुरातात्विक स्रोत जो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, तो इसमें देखिए अभिलेख पुरातात्विक स्रोत में शामिल होती है। फिर हो गया मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियां, धातु, औजार और आभूषण, ये सभी जो है पुरातात्विक स्रोत में शामिल होती है। सभी के द्वारा जो है हमें मतलब प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डी, धातु, औजार और आभूषण सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानात में किसके बराबर है। तो मुगलों की जागीर जो है दिल्ली सुल्तानों में किसके बराबर है, तो ये होता था किसके बराबर, तो इक्ता के बराबर। तो इक्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी। तो रानी दिद्दा जो किस क्षेत्र की शासिका थी, तो कश्मीर की। तो रानी दिद्दा कश्मीर की शासिका थी मध्यकाल में। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाला कर को क्या कहा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत में जो है कृषि पर लगने वाला कर को क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था खराज। तो कृषि पर लगने वाला कर को खराज कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो मंगोलों का सबसे अधिक आक्रमण जो है दिल्ली सल्तनत में किसके काल में हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है मंगोलों का सबसे अधिक आक्रमण हुआ था दिल्ली सल्तनत के समय में।
सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो सूर्यवंश द्वारा दिल्ली पर कितने वर्ष तक शासन किया गया था? तो ये किया गया था 15 वर्ष तक। तो 15 वर्ष 1540 से 1555 तक जो है शासन किया गया था सूर्यवंश के द्वारा। आगे देखिए है मुगल बादशाह और वर्ष, इसको चलिए मिलान करते हैं। तो सबसे पहले है फारुखसियर। तो फारुखसियर जो है ये 1313 से 1319 तक इनका टाइम पीरियड रहा था। फिर आलमगीर द्वितीय, तो आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय, तो शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 और अहमद शाह जो है 48 से 54 इनका टाइम था। आगे देखिए मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? तो सवाई राजा जयसिंह को जो है मुगल काल में किस क्षेत्र की जो है सूबेदारी मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा। तो मालवा का जो है सूबेदारी जयसिंह को मिली थी। सिख जत्था तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो सिख जत्था और मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? जिसे कहा जाता था दल खालसा। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए जो है लिया जाता था? तो सिख के जो है राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। 20% हिस्सा जो है संरक्षण के लिए लिया जाता था। मुगलों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए क्या है, माता की ओर से वे तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे और पिता की ओर से जो है वे चंगेज खां मंगोल के वंशज थे। पूछा गया कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें देखिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि माता की ओर से वो चंगेज खां के वंशज थे और पिता की ओर से तुर्क शासक तैमूर के वंशज थे। उल्टा दिया गया, तो इसमें जो है ना तो एक सही है ना ही दो सही है। भारत में तोप का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में हुआ था? तो तोप का प्रयोग जो है पहली बार हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो पानीपत के युद्ध में जो है प्रथम बार तोप का प्रयोग हुआ था। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो मनसबदारी व्यवस्था क्या था? इसमें देखिए है मुगलों के नौकरशाह मनसबदारों को कहलाते थे। तो मुगल के जो नौकरशाह ये मनसबदार कहलाते थे, ये सही है। इसके पद और वेतन का निर्धारण जात की संस्था पर निर्भर था, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो मनसबदार कौन होते थे? जो मुगल का नौकरशाह है वो मनसबदार होते थे और इनका पद और वेतन का निर्धारण जो है जात की संस्था पर निर्भर था। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें मनसबदार के संदर्भ में सही हो जाएगा। आगे है मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही है। अकबर ने जागीर का सही आकलन कर मनसबदारों में वितरित किया। तो मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा लाया गया था और जागीरों का सही मतलब जो है आकलन कर मनसबदारों में वितरित किया था। औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, ये भी सही है। इसमें जो पूछा गया है कौन सा सत्य है, तो इसमें एक और दो दोनों इसमें सही हो जाएगा। तो अकबर जो है मनसबदार का आकलन कर वितरित किए थे और औरंगजेब के काल में सबसे अधिक मनसब हुए थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। मुगलों की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो मुगलों की जो राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को कहा जाता था जब्त। जब्त जो है मुगलों की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को कहा जाता था। अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा जो है अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। तो अबुल फजल द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। आगे देखिए अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? तो अकबर द्वारा जो है बंगाल को किस वर्ष जीता गया था? ये जीता गया था 1586 में। अकबर द्वारा बंगाल को 1586 में जीता गया था। आगे देखिए है क्वेश्चन नंबर 27। 13वीं तथा 14वीं शताब्दी के समय गोखर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो गोखर जनजाति जो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे पंजाब से। तो 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय जो है ये पंजाब से संबंधित थे खोखर जनजाति। फिर अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया था? तो मानसिंह द्वारा जो किस जनजाति के लोगों पर हमला किया गया था? तो चेरो जनजाति के लोगों पर हमला किया गया था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति थे मानसिंह के द्वारा। कब किया गया था? तो 1591 में। आगे देखिए मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ने का क्या कारण थे? तो मध्यकाल में जाति की संख्या बढ़ने का क्या कारण थे, ये देखते हैं। जनजाति और असामाजिक समूहों के जाति व्यवस्था में शामिल होने के कारण, ये स्टेटमेंट सही होगा। जनजाति और असामाजिक समूह जो जाति व्यवस्था में शामिल हो गए, इसलिए जातियों की संख्या में जो है वृद्धि हुई। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सही है।
ब्राह्मण द्वारा नए जातियों के उद्भव का विरोध किया गया। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा। 1565 में आसिफ खान द्वारा गढ़ कटंगा पर आक्रमण का सामना किसने किया? तो 1565 में आसिफ खान द्वारा गढ़ कटंगा पर आक्रमण किया गया था, और इसका जो है सामना किसके द्वारा किया गया? तो रानी दुर्गावती द्वारा जो है किया गया था। तो रानी दुर्गावती द्वारा जो है गढ़ कटंगा पर आसिफ खान द्वारा जो है आक्रमण का सामना किया गया था। फिर दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो ये देखिए, नैनार जो है शैव संत होते थे, ये सही है। अलवार जो है वैष्णव संत होते थे, ये भी सही है। तो नैनार कहा जाता था जो शिव के जो है भक्त होते थे उनको, और अलवार जो है विष्णु के उपासक को कहा जाता था। फिर है, ये संत केवल अस्पृश्य समझने जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे। ये इसमें जो है गलत है, ये सही नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा सही है? तो 1 और 2 इसमें सही है, लेकिन ये जो दिया गया बस ये पुलैया कहे जाने वाले अपृष्ट समझे जाने वाले जाति के लोग थे, ये गलत है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पुहाड़ पांड्यों का बंदरगाह था। तो पुहाड़ जो है पांड्यों का बंदरगाह था, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है। और मदुरै चोर का बंदरगाह था, ये भी गलत है, क्योंकि ये दोनों उल्टा है। तो इसमें जो है पूछा गया कौन सा सही है, तो इसमें जो है कोई भी इसमें सही नहीं है। आगे देखिए, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पहले देख लेते पूछा क्या गया है। पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, शंकर के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसमें क्या है, पहले शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। ये स्टेटमेंट गलत है। शंकर का जन्म जो है 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, ये इसमें गलत हो जाएगा। तो इनका जन्म जो है तमिलनाडु नहीं केरल में हुआ था। तो शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में जो है केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, तो ये सही है, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा है, तो ये भी सही है। शंकर द्वारा जो है जगत को मिथ्या या माया कहा गया है। मिथ्या का मतलब होता है झूठा। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, तो ये भी सही है। इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो 2, 3 और 4 सही है। और यह जो स्टेटमेंट 1 दिया गया है, शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, ये गलत है, क्योंकि इनका जन्म केरल में हुआ था। आगे देखिए है, वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो वीरशैव आंदोलन जो कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। तो वीरशैव आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो कर्नाटक में। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी का प्रिय भजन था वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपको नरसिंह मेहता के द्वारा। तो नरसिंह मेहता इनका सही आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? तो नाथ पंथ जो है भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे? तो ये लोकप्रिय हुए थे आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र में। उत्तरी क्षेत्र में ये जो है लोकप्रिय हुए थे। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? तो मीराबाई जो है ये रविदास की अनुयायी बन गई, और कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी मीराबाई। आगे है, चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसको देख लेते हैं। व्यक्ति एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। ये कदमई एक भूराजस्य कर था। इसमें जो है पूछा गया कौन सा विकल्प सही है? केवल इसमें 2 सही है, 2 इसमें सही है, बाकी जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्ति जो था ना, ये जबरन लिया जाने वाला कर था। एक प्रकार का जिसे नगद के रूप में संग्रहित किया जाता था, ये इसमें गलत है। नगद नहीं था, ये मजदूरी के रूप में करवाया जाता था। किसी से मजदूरी करवा के व्यक्ति जो है ये लिया जाता था। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कबीर का जन्म जो किस परिवार में हुआ था? तो जुलाहा। इसका आंसर हो जाएगा जुलाहा। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत जो है गुरु नानक द्वारा की गई थी। आगे है, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही चुनिए। इसमें देखिए कौन सा कब आए थे, उस हिसाब से सबसे पहले इसमें जो है फाहियान आए थे, उसके बाद हिंसा और इतिंग, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर समकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने सिक्के से मिले हैं।
तो पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो व्यापारी सामान को ले जाने के लिए केवल जो समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे यही इसमें सही नहीं होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे। तो पौधे और जानवर का चयन किस आधार पर करते थे, जिनकी बीमारी होने की संभावना कम होती थी, बड़े दाने तथा मजबूत डंडल वाले पौधे और अहिंसक जानवर, ये तीनों इसमें इसी प्रकार के ये पौधे और जानवर को चुनते थे। भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो भक्ति के संबंध में देखिए इस पे क्या दिया गया है, असत्य पूछा है इसमें। देखिए किसी देव या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है, ये सही है। श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति मार्ग को स्वीकार किया गया, ये भी सही है। भक्ति की विचारधारा को बौद्ध तथा जैन पंथों में अस्वीकार कर दिया गया, तो ये गलत है, इसको अस्वीकार नहीं किया गया था। पूछा ये गलत कौन सा है, तो केवल 3 इसमें गलत होगा। फिर नैनार संतों की संख्या कितनी थी। तो नैनार संत जो है इसकी संख्या कितनी थी, अभी हम लोग देखे थे नैनार शिव के उपासक थे और इनकी संख्या जो है 62 थी, तो 62 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सत्य कथन का चयन करें। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। फिर है वे नैनार संतों से प्रभावित थे, उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। इसमें पूछा गया है सत्य कथन कौन सा है, तो ये गलत है, ये अलवार से थे, तो 1 और 3 इसमें सॉरी इसमें जो है पूछा गया है कौन सा सत्य कथन का चयन कीजिए, दिया नहीं गया ऑप्शन, लेकिन 1 और 3 इसका सही होगा। फिर सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सॉरी 1 मिनट, इसमें जो है 46 नंबर क्वेश्चन में रामानुज जो है 11वीं शताब्दी के तमिलनाडु में पैदा हुए, गलत है। ये अद्वैतवाद का सिद्धांत दिए, तो ये विषय सही है। 1 मिनट मिस्टेक हो रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए ये जो है इसमें पूछा गया सत्य कौन सा है, ये मिस्टेक हो रहा था। सत्य इसमें कौन सा है, तो रामानुज जो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए, सही है। वे नैनार संत से प्रभावित थे, ये गलत है क्योंकि ये अलवार संत से प्रभावित थे और उन्होंने जो अद्वैतवाद नहीं विशिष्ट द्वैतवाद जो है उनका सिद्धांत दिया था। तो सत्य कौन सा है, केवल 1 इसमें सही है। आगे देखिए सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे, तो क्या ये सही है, तो ये सही हो जाएगा। वे इस्लामी आचार संहिता को स्वीकार करते एवं ईश्वर के प्रति भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। फिर उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया, तो ये भी ये जो है इसमें सही है। 1 और 3 इसमें सही होगा क्योंकि सभी को नहीं जो है ये व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया है, तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा। फिर 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो लीला तिलकम के बारे में कौन सा सत्य है वो देखना है। यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है, तो क्या ये सही है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। ये जो इसमें केरल मलयालम में लिखी गई है पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है, ये गलत है। और इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में नहीं, ये जो है क्षेत्रीय भाषा में हुई है। पूछा गया कौन सा सत्य है, तो कोई नहीं होगा। कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है, तो कथक नृत्य जो है भारत में उत्तर भारत से संबंधित हो जाएगा। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है, तो बसोई शैली जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, तो बसोई शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। रसमंजरी की रचना किसने की थी, तो रसमंजरी की रचना जो भानु दत्त के द्वारा की गई थी। बृहत्तम पुराण के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो बृहत्तम पुराण में जो है क्या दिया गया है, इसमें इसकी रचना बंगाल में की गई थी, तो क्या ये सही है, ये सही सही हो जाएगा। इसमें ब्राह्मण को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई थी, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया कौन सा सत्य, तो 1 और 2 दोनों इसमें सही हो जाएगा। पुरी उड़ीसा जिसे ओडिशा कहा जाता है, जगन्नाथ मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था, तो जगन्नाथ मंदिर जो है ये गंग वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, हीरा और मूंगा मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। चारण भाट किसे कहते थे, तो चारण भाट जो किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता था राजपूतों के जो सूर गाथाओं के गायन करते थे उसे चारण भाट कहा जाता था। राजपूतों के सूर गाथाओं का गायन करने वाले को चारण भाट कहा जाता था। दोयाला तथा चौचाला स्थापत्य किस क्षेत्र की विशेषता है, दोयाला और चौचाला स्थापत्य जो किस क्षेत्र की विशेषता है, तो ये हो जाएगी आपको बंगाल क्षेत्र की विशेषता थी, दोयाला तथा चौचाला। फिर अभिकथन दिया गया राजधानी को राजस्व का समय समय पर भेजा जाना कम हो गया,
कारण था गवर्नर सूबेदारों ने प्रांत पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। तो इसीलिए जो राजधानी को राजस्व समय समय पर जाना कब हो गया, इसके बारे में पूछा गया। देखिए क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है। गवर्नर सूबेदार जो प्रांत पर अपना नियंत्रण कर लिए थे, राजधानी को जो है राजस्व समय समय पर भेजा जाना कम हो गया था। ये सही भी और इसका ये सही व्याख्या भी करता है। जाट राज अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा? तो जाट राज जो है अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा? तो सूरजमल जो है जाट का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। अहम अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच उत्तरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 5 बार किया गया था। तो अहमद शाह अब्दाली द्वारा 1748 से 1761 के बीच जो है 5 बार आक्रमण किया गया था। फिर गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। और ये जो है खालसा पंथ की स्थापना इनके द्वारा 1699 में किया गया था। और इसी के साथ जो है क्लास 7 में कुल जो है दिया गया था 60 क्वेश्चन, जो हम लोग का कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग क्लास 8 को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और लॉन्ग वीडियो के माध्यम से जो है एक वीडियो में सारा क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जैसे ज्योग्राफी, साइंस और भी विषय का। तो वीडियो भी एग्जाम से पहले आ जाएगा, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एक सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। और अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ इंपॉर्टेंट क्यूज और क्वेश्चन करवाया जाता है, आप लोग वहां से जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच।